नमस्कार मित्रों, कणाद अकेडमी परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इंटरव्यू की श्रृंखला में हम आपके सामने आज एक और साक्षात्कार प्रस्तुत कर रहे हैं। वो आपके लाभ के लिए, आपकी तैयारी अच्छी हो, आपको कमियों का पता लगे, उन सब बातों का ध्यान रखते हुए आज हमारे साथ में सौरभ जी उपस्थित हैं। तो इन्होंने इस बार की परीक्षा में JRF उत्तीर्ण किया है, तो इनके अनुभवों के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या परेशानियां और क्या क्या पॉजिटिव पार्ट इनके रहे। तो सबसे पहले हम इनका बधाइयां देते हैं, आपने इस बार JRF किया, आपको बहुत बहुत सारी बधाइयां। तो आप हमें अपना परिचय और किस किस प्रकार की आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन रही और कैसे कैसे आप योग के फील्ड में आए, उसके बारे में थोड़ा बताएं। नमस्ते सबसे पहले सभी को। नमस्ते दोस्तों। मेरा एकेडमिक क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो मैंने अपना ग्रेजुएशन मास्टर्स कह रहा हूँ, अकाउंट्स में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था जी। तो ग्रेजुएशन के दौरान मैंने CA ज्वाइन किया, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो वो चल रही थी मेरी, लेकिन IPCC में आते आते मुझे थ्योरी बहुत शुरू से ही टफ लगा है। ठीक है। तो वो मुझे करने में बहुत परेशानी आ रहा था, हो नहीं रहा था, कुछ नंबरों से रह जाता था। फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट भी जाता रहा, बहुत ज़्यादा समय लग रहा था तो इंटरेस्ट चला गया बिल्कुल। तो फिर मैंने घर पे बात की तो पिताजी ने कहा कि ठीक है, कुछ और सोचते हैं। तो फिर मैंने CA छोड़ दिया और फिर गेम में इंटरेस्ट था तो मैं ताइक्वांडो खेला करता था, वही खेलने लगा। फिर वहाँ पे जो मेरे कोच सर थे और भी काफ़ी सारे जो मेरे साथ खेला करते थे, उन्होंने कहा अगर गेम ठीक करना है तो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए योग को ज्वाइन करो, आसन वाले पार्ट। तो मैं आसन वगैरह प्रैक्टिस करने के लिए जाया करता था। वहाँ एक NIY करके एकेडमी है, अपने ग्रुप के मेंबर्स के साथ प्रैक्टिस करता। साथ में मैं स्विमिंग भी सीख रहा था, वहाँ खेलगांव करके एक बहुत ही बड़ा है ये है सीखने के लिए। तो वहाँ मुझे एक सर मिले, अभय सिंह करके उनका नाम। उन्होंने कहा कि रांची यूनिवर्सिटी में योग के ऊपर ये आया हुआ है, एक कोर्स आया हुआ है। तो उनके द्वारा मुझे पता चला तो मैंने ज्वाइन कर लिया। इससे मेरा मास्टर्स हो गया योग में पूरा। फिर उसके बाद कोरोना आ गया था, तो उस वक्त इंटरनेट वगैरह के माध्यम से मुझे, क्योंकि उस वक्त ज़्यादातर फ़ोन पे ही होते थे, तो फ़ोन पे मुझे आपके बारे में पता चला। आपके काफ़ी सारे JRFs का इंटरव्यू है उसमें, जैसे मैं अभी आज दे रहा हूँ, तो उन्हीं के द्वारा मुझे आपका पता चला। तो फिर मैं पहले आपका ये कौन सा अटेम्प्ट रहा और पहले के अटेम्प्ट में भी आपको फर्स्ट अटेम्प्ट है? नहीं, सीरियस अटेम्प्ट का है तो ये पहला ही है। उससे पहले वैसे ही अपनी स्टडी का ध्यान नहीं, मुझे समझ में आया कि कैसे प्रैक्टिस करना, यहीं आके समझ में आया कैसे पढ़ा जाना। पहले कोई खास तैयारी आपने? कोई खास नहीं। तो आपने जो स्ट्रेटेजी की बात करें, तो आपका जो पहले का जो फील्ड था, नॉन योगा फील्ड रहा आपका। जी। एकदम से योगा का आपने पढ़ा, तो ये स्विच करने में आपको कोई दिक्कत हुई या धीरे धीरे आपने अपने आप को एडजस्ट कर लिया? स्विच करने में स्टार्ट में दिक्कत हुआ था, जब नया बहुत सारा हठ योग वगैरह पढ़ना पड़ रहा था। अलग तरह के विषय थे, बिल्कुल अलग था। पतंजलि योग सूत्र उस वक्त हम लोग शुरू में पढ़ रहे थे, उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, कुछ नहीं पता था क्या है क्या नहीं है, बस उस वक्त रट लेते थे। तो वही कोशिश होती थी, लेकिन धीरे धीरे फिर जब मीनिंग समझ में आने लगा तो इंटरेस्टिंग लगने लगा। अच्छा, तो जो थ्योरेटिकल पार्ट है आपका, तो अभी भी आपका इंटरेस्ट आसन प्राणायाम में ही है या जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसमें भी इंटरेस्ट है आपको? अगर कोई चीज थ्योरी में समझने के लिए है बस, जैसे किसी को अगर सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पार्ट इम्पोर्टेंट है तो बहुत मजेदार होता है, जैसे भगवत गीता हो गया, पतंजलि योग सूत्र। लेकिन अगर वैसे एग्जाम में लिखना है, जैसे अभी एग्जाम परीक्षा की दृष्टि से, तो मेरे लिए बहुत दिक्कत होता है आज भी कि याद, मतलब आपके अंडरस्टैंडिंग वाला जो पार्ट है वो अच्छा है। हाँ, परीक्षा की दृष्टि से उसको याद करना, प्रिपेयर करना, वो आपके स्वभाव के साथ ज्यादा अनुकूल नहीं, बिल्कुल कठिन है। तो आपके लिए तो फिर और कठिन हो गया परीक्षा पास करना। हाँ, तो वही है कि जैसे योग का हमने पहले भी बहुत सारे बच्चों के माध्यम से जाना, बहुत फैक्चुअल पार्ट है, काफी कुछ याद करना ही पड़ता है। तो आपका लिए कठिन है, कुछ के लिए कठिन नहीं है, वो आराम से याद कर लेते हैं, लेकिन आप बता रहे कि आपके लिए वो फैक्चुअल पार्ट तैयार करना बहुत कठिन था। तो आपने कैसे प्रिपेयर किया? बहुत सारे हमारे श्रोता हो सकते हैं जिनको इस तरह की दिक्कत रहेगी कि जल्दी चीजें याद नहीं होती या माइंड उस तरह का नहीं है, प्रिपेयर नहीं हो पाता। तो आपने कैसे योग के फैक्ट को ऐसे याद करने का प्रयास किया? शुरुआत में तो वही तरीका जो सब करते हैं, रटने वाला भाग, बार बार पढ़ो जी। लेकिन उतना ज़्यादा वो मेरे केस में काम नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स बना के, वो भी ठीक है, ये सब आप ही के द्वारा बताया गया मेथड से मैं फॉलो तो करता था। आपसे भी काफ़ी बातें होती थी मेरी, लेकिन वो फिर इसके बाद धीरे धीरे हम ही लोग के डिस्कशंस में एक बात आप ही ने बताई थी कि किसी से कहो कि पूछे तुमसे,
ठीक है, डिस्कशन के माध्यम से। तो ये ट्रिक मेरे लिए बहुत काम आया। जो क्लास के स्टूडेंट्स होते थे, जैसे आप लोगों ने धर्मा जी का इंटरव्यू सुना तो ये लोग आपस में डिस्कशन करते थे। मेरा उनके साथ, सूरज के साथ, ठीक है, काफी इंटरेक्शन। वो कुछ क्वेश्चंस ले आता, मैं कुछ क्वेश्चंस ले आता, इसमें कल क्या पढ़ा था हम लोगों ने। तो क्वेश्चन के माध्यम से वो एकदम सबसे स्टार्टिंग में वो काम कर रहा था मेरे लिए कि अच्छा वो रिकॉल कर पाता था कि मैं वहां पे लेफ्ट साइड, क्यूरियोसिटी बनती थी आपकी उस क्वेश्चन के आधार पर। हाँ, उससे संबंधित रिलेटेड फैक्ट आप देखते थे, मतलब इमेजेस फिर फॉर्म होने लगते थे। अच्छा ये वहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बुक का वो एकदम फिगर देखने लगता था। तो मैं बोला ये काम कर रहा है, तो फिर उसको हम थोड़ा और वृहद तरीके से करने का प्रयास किया। मेरी मौसी, मेरे पिताजी, मेरा दोस्त, किसी को भी पकड़ लेते, ठीक है, पीडीएफ क्लिक करके भेज दिया मैंने। सुनो भाई मेरा टाइम ले लिया कि इस समय होगा, ठीक है, आधा घंटा 1 घंटा। तो आप उनको पढ़ाते थे या आप उनको कहते थे क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पूछो बस, वो उसमें से जो भी आपको लगता है वो पूछो। हाँ, वो कुछ 1-2 लाइन बोलते थे, फिर हम उसको पूरा करते थे, तो इससे इमेज मेरा क्लियर होता था। फिर वो कहते थे ये गलत है, ये मैच नहीं हो रहा, उसको मॉडिफाई हाँ बुक में सर्कल कर लेते उसको। तो मतलब ये इमेज जो बनता है दिमाग में, इससे मुझे काफी हेल्प हुआ। ये भी एक नया पार्ट है हमारे श्रोताओं के लिए कि वो सारे मेथड आप लोगों ने पहले भी सुने, इन चीजों को याद करें और कोई कहानी बना के करे, लेकिन एक नया पार्ट है कि कुछ भी काम नहीं कर रहा है, मतलब कुछ थोड़ा बहुत तो प्रभाव डालता है ये सब चीजें, लेकिन वो एक मेन पार्ट में यदि काम नहीं करता है तो आप एक क्वेश्चन आंसर सेशन के आधार पे कर सकते हैं। ऐसे एक विद्यार्थी हमारे और हैं, देहरादून की है, फीमेल है वे, तो उन्होंने भी इसी पार्ट को फॉलो किया। वो एज्ड है काफी, तो उन्होंने कहा था कि वो भी क्वेश्चन आंसर, उनका वैसे पढ़ने को बिल्कुल भी मन नहीं होता था, पढ़ते भी थे तो ग्रेस्प नहीं होता था, तो वो क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट चला। वो क्या करती थी कि क्वेश्चन पढ़े उसमें भी इंटरेस्ट आता था, तो उससे रिलेटेड जो फैक्ट होती थी थोड़ा उनको देख लेते थे। आपने एक साथ में दूसरों को आपने कहा, हाँ, आपने क्वेश्चन पूछे, दूसरे ने पूछे, इस तरह से। इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, मतलब ये मुझे पता चला, अपने ये हिट एंड ट्रायल है करके मुझे पता चला ये मेरे लिए काम कर रहा है, तो इसको हम और एक लेवल ऊपर गए। मैंने किसी एक मतलब व्यक्ति को पैसे दे के, जैसे ट्यूशन होता है वैसे रखा। अच्छा, मैं आपको रोज पीडीएफ, मतलब उनके साथ व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन में सिर्फ पीडीएफ ही मैंने भेजा उनको क्लिक करके। ठीक है कि आप पूछे मुझसे, और वो महीने का फी लेते थे, और अंतिम के महीनों में मैंने यही किया है। वो मुझसे पूछ रहे थे, तो सारा विषय पूछते थे, सारा, खासकर मतलब जो हो चुका होता था मेरा लर्न, उसको हम नहीं छोड़ना चाहते, तो उस ज्यादा उनका प्रैक्टिस करता था। तो ऐसा भी रहता कि जो क्वेश्चन उन्होंने पूछे वो आपको लंबे समय तक याद रहते? यही होता था मेरे केस, लंबे समय तक याद। हाँ, मतलब पतंजलि योग सूत्र तो मतलब ऐसे चुटकी में पूरा धड़ाधड़ बोले जा रहे हैं। उसके बाद पेपर 1 का भी काफी सारे वैसे रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड पूरा थ्योरी है, पूरा थ्योरी, ठीक है, तो उसके कौन से मेथड को किसने दिया है वगैरह वगैरह। लेकिन आपने ये बताया ना, आपके जैसे अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट तो आपका मजबूत है, हाँ, फैक्चुअल पार्ट है, तो कुछ ऐसा भी रहा हो ना कि जो चीज आप अंडरस्टैंड कर सकते थे, हाँ, तो उसमें तो फैक्चुअल पार्ट काफी कुछ वैसे कवर हो जाता था। तो वैसे अंडरस्टैंडिंग पार्ट, जैसे कि मैं अगर कोई चीज पढ़ चुका हूँ तो वो मुझे किसी को समझाना है, ठीक है, तो वो मेरे लिए आसान है एक्सप्लेन करना, कि उसमें जैसे कि भगवत गीता हो गया या फिर पतंजलि, एक्सप्लेनेशन भी तो करोगे, उसमें वर्ड तो यूज होता ही है, हाँ, वो कर सकते हैं। तो पार्ट जितना आपने यूज किया वर्ड के रूप में, जो पार्ट आपने समझाया, उतना फैक्ट तो आपको याद हो ही गया। तो यही तो वो करते थे, वो मुझसे पूछ रहे हैं तो आप उसको एलाबोरेट पूरा एक्सप्लेन करते हैं मुझसे, ये है, फिर उसका ये रिलेशन है, आगे ये है, पीछे ये है, जो आंसर में नहीं होना चाहिए उसका भी दायां बायां बोल दिया, तो इसी से मैं रिटेन करता था, बस यही है मेरा ट्रिक। तो ये बड़ा पार्ट है, आप लोग इस प्रकार से कर सकते हैं, या अपने स्वभाव के अनुसार इसमें यदि कुछ मॉडिफिकेशन आप करना चाहते हैं, या आपको कुछ ऐसा भी लगा कि यदि मैं इस पार्ट को थोड़ा इस तरह से मॉडिफाई करता तो ज्यादा इफेक्टिव होता, कुछ ऐसा लगा आपको? मुझे लगा अपने, मतलब जो चीज नहीं लर्न हो पाता था, ठीक है, जैसे कि वो एनाटॉमी वगैरह, ठीक है, उसको मैंने शुद्ध एकदम रट लिया, ठीक है, कुछ समझ नहीं आया, उसको मुझे लगा मॉडिफाई करना चाहिए था, उसमें कुछ और शायद एक्सप्लोर करते तो नया रास्ता खुल सकता था, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस मेरे छूटे उधर से, ठीक है, एनाटॉमी वाले भाग से। और इधर एनाटॉमी जैसे कई लोगों ने कहा, पहले भी धर्मा जी ने कहा कि कठिन लगती थी, या और भी बच्चे कहते थे, ऐसा क्या पार्ट है जिसमें जो कठिन लगता है? उसमें बहुत ज्यादा फैक्ट्स होते हैं, जैसे समझाने के लिए भगवत गीता में अंडरस्टैंडिंग प्लस फैक्ट्स हैं, तो बहुत आसान होता है, अंडरस्टैंडिंग में फैक्ट्स को मिक्स करके आप किसी को एक्सप्लेन करके बोल सकते हैं, लेकिन एनाटॉमी में फैक्ट्स ही फैक्ट्स हैं लगातार, अंडरस्टैंडिंग भी तो है उसमें बहुत कम है, फैक्ट्स वाला पार्ट बहुत ज्यादा है, मतलब कोई टर्म्स जो है वो बहुत ज्यादा आती है, हाँ, उन टर्म्स को फिर बाद में रिलेट करते हैं, लेकिन रिलेशन थोड़ा रहता है, टर्म्स ज्यादा होते हैं, इसीलिए टफ हो जाता है।
अगर किसी आपके नोट्स में वो टेबल वगैरह में फॉर्मेट में गिवन है तो फिर भी थोड़ा ठीक है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके दिया हुआ है। लेकिन ऐसे जो पेजेस में पूरा फैला हुआ है डिस्क्रिप्शन, उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। इस पॉइंट के बाद इस पॉइंट आ रहा है, उसमें कुछ रिलेशन नहीं होता है। लेकिन टेबल में तो ठीक है, दाएं तरफ ये है, बाएं तरफ है, तो लर्न करना फिर भी आसान है। तो फिर आपके लिए डिफिकल्ट पार्ट एनाटॉमी का ही ज्यादा रहा? हाँ, एनाटॉमी का ही ज्यादा रहा। उसके बाद जो डिजीज वाला पार्ट आता है वो भी मुश्किल था मेरे लिए, तो वो सब बहुत हल्का था। मतलब तो फिर जैसे ये पार्ट तो आपने मोटा मोटा शुद्ध रट्टा ही लगाया जितना आप कर सकते थे, वो भी ठीक से नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि आप रटने का पार्ट आपने कहा कि आपके नेचुरल नहीं है वो। फिर भी हठ योग आदि का जो पार्ट था और उसमें काफी मिक्सचर भी है, सिमिलैरिटी भी है, योग उपनिषद का जो विषय है वो भी लगभग हठ योग जैसा ही है। उस पार्ट को फिर आपने कैसे मेंटेन किया? वो उस पार्ट में तो फिर आप ही लोगों ने एक बार पहले पढ़ाया था, उसके बाद दोबारा क्लास चला, फिर रिवीजन बोल के अनेक प्रकार से टेस्ट सीरीज हुआ। तो वो चीज इतनी बार हुई मेरी, और हम सब चीज में पार्टिसिपेट ही करते थे। ऐसा किसी को मैंने छोड़ा नहीं कि मैंने पढ़ लिया तो इस क्लास को जाने दे, नहीं, आपने पढ़ाया, फिर अवधेश सर ने फिर रिविजन कराया। कोई भी एक डिफरेंशिएशन वाला क्लास होता है, टेबल वाला, इस टाइप सबको अलग अलग मतलब हाँ सबको बस पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम आपसे पूछें कि आपके जो क्रैम्प करने की जो है, याद करने का पार्ट, उसमें एवरेज, मॉडरेट और हाई में किस लेवल पे रखेंगे? मतलब जो सबसे नीचे है वही है मेरा सर। ऐसा मतलब ये इसलिए पूछ रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए कि जिनकी याद करने की क्षमता कम होती है, स्वाभाविक है, किसी का माइंड किसी चीज में ज्यादा चलता है, किसी में कम। तो उन्होंने कहा है कि इनका याद करने का कम है, इनका सौरभ जी का। तो आपका भी यदि याद करने का कम हो तो उसमें हार मानने की आवश्यकता नहीं है। जैसे इन्होंने अपने हिसाब से उन चीजों को अपने मॉडिफाई किया, एक नया तरीका निकाला कि क्वेश्चन आंसर सेशन के माध्यम से थोड़ा थोड़ा फिट करके कुछ समय थोड़ा ज्यादा लगा, लेकिन चीजें कवर हो इस तरह से की जा सकती है। तो लोग योग का पार्ट सारा आपने इसी तरह से किया, जितना समझा जा सकता, जितना हो सकता था उतना मैंने इसी प्रकार से किया। तो लास्ट के जो पार्ट थे आपके एनाटॉमी, थेरेपेटी आदि का, वो थोड़ा कमजोर छूट गया। हाँ, मतलब अंतिम समय पार्ट ज्यादा था उसमें, इस कारण से ये योग करा। तो और कोई योग में स्ट्रेटेजी आपकी रही है उसमें? बस यही रिवीजन, बार बार आता है तो भी पढ़ रहे हैं, आता है तो भी पूछो, मैं बताऊंगा, जानते हुए और चीजों को उसी आंसर में कैसे ज्यादा से मैं ज्यादा बोल दूं कम समय में। क्योंकि जो थे मुझसे पूछते थे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, जिनको मैं फी देता था, तो टाइम 1 ही घंटा है, तो ज्यादा बता देना है, ऐसा मेरा प्रयास होता है। जैसे बच्चे कुछ गलती करते हैं हर बार कि पढ़ते रहते, क्लास चलती है, रेगुलर क्लास चले, और टीचर की भी एक संभावना रहती है कि हर विषय को बार बार तो नहीं करा सकता, आगे बढ़ेगा ही। पहले एक विषय को थोड़ा सा छू लिया, फिर आगे नया विषय, तो बच्चा पूरा पढ़ जाता है, लेकिन पूरा पढ़ने के बाद भी जो अनुकूल परिणाम आना चाहिए, जितना पार्ट उसको याद होना चाहिए, याद नहीं रहता। उसमें ऐसी क्या कमी लगती है उनको कि वो पढ़ते हुए भी वो सारी चीजें याद नहीं रख पाते? मेरे केस में मैं अपना बताऊंगा व्यक्तिगत अनुभव जी, कि पढ़ते पढ़ते चीजें कवर नहीं हो पा रहा है जी, छूट रहा है जी, याद नहीं रह रहा है जी, तो फिर उसको मतलब ऐसा नहीं कि छोड़ देते, ठीक है, टर्न करके देखते क्या था। मुझे पूरा पता चल रहा है कि मुझे याद नहीं हो रहा है, लेकिन जो रिफ्लेक्शन है उसको बस नहीं जाने देता कि उस पेज में है कुछ ऐसा, क्या था, बार बार टच करते रहते। एनाटॉमी में यही होता है मेरे साथ। मुझे पता था ये एक ऐसा कंटेंट है जो मुझे नहीं पता है, फिर भी रोज खोल रहे हैं, देख रहे हैं, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये। बोरिंग नहीं लगता था आपको? बहुत लगता था, लेकिन क्योंकि साथ में कोई होते थे, वो पूछते थे, तो बना बोरिंग वाला पार्ट वो गौण हो जाता था। अगर अकेले करते हैं तो शायद वो चीज ज्यादा बोरिंग वाली इफेक्ट बहुत मुश्किल हो जाता है। वहाँ तो डिसिप्लिन, क्योंकि मान लीजिए 3 व्यक्ति उत्साही हैं, उनको बोरिंग नहीं लग रहा, अब एक हम उसमें बोरिंग है बीच में, तो वो चल जाता है बीच में, वो पूछते रहेंगे, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट बनता रहेगा। ये भी पार्ट आपका। तो अगर ग्रुप स्टडी वाला पार्ट नहीं होता तो फिर काफी कठिन रहता, बहुत कठिन आपके लिए। तो उन व्यक्तियों के लिए अच्छा है कि जिनका सेल्फ स्टडी का पार्ट उतने मोटिवेट नहीं हो पाते हैं, और संभव है यदि उनके लिए, तो इन्होंने तो सौरभ जी ने यहाँ पे थे क्लास में तब किया, फोन से किया, पैसे दे के किया, मतलब कैसे भी करके इन्होंने अपने आप को उस क्वेश्चन आंसर सेशन के रूप में अपने आप को बिजी रखा, जिससे ज्यादा कर सके। तो कभी कभी ऐसा लगता होगा कि सब बेकार है, छोड़ दो, मोटिवेशन क्या था आपके लिए कि हाँ ये करना ही है? मतलब ऐसा, क्योंकि ये जो रास्ता था बहुत धीरे धीरे हमको मिल रहा था, तो ये समय तो नहीं आएगा नहीं हो रहा है छोड़ दो, क्योंकि रिजल्ट मिलता रहा।
मतलब जब स्टार्ट करें तो मौसी को मैंने फोन किया, वो सुनती, फिर पापा दुकान से आते उनको फोन करने लगा, वो सुबह जल्दी जल्दी नहा के बैठते कि मनु घर पे बुलाते हैं मुझे कि मनु को सुनना है, सुनाना है, उसका जो भी क्वेश्चन पूछना है उससे, टाइम मैनेज तो वो भी टाइम मैनेज करते हैं मेरे लिए। तो इतने सारे लोग लगे हुए थे साथ में कि सबकी मेहनत कैसे बेकार कर, कैसे, मतलब वो ये थॉट ही नहीं आ रहा था। और आपसे लगातार बात होती, आप कुछ सेशन रखते थे, आप पूछते भी थे, मैं नहीं कुछ कह रहा क्या चल रहा है सौरभ जी, तो हाँ तो गुरुजी कुछ बताना पड़ेगा क्या कर तो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप भी पूछते भी थे कक्षा में, अप्रिशिएट भी करते हैं, जवाब दो तो अच्छा लगता है कि हाँ बता पा रहे हैं। तो इंटरेस्ट नहीं गया, वो थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहा। हाँ, कहीं कहीं लगता मन थोड़ा डावाडोल हो रहा है तो किसी न किसी माध्यम से कोई ना कोई मोटिवेशन मिलता रहा, मित्रों से इधर से मिलता रहा, चलता रहा। फिर चलो ये योग कर आपका फर्स्ट पेपर के संदर्भ में यदि बात करें तो आपका कोई ऐसा पार्ट था जो पहले से मजबूत था फर्स्ट पेपर में? हाँ, फर्स्ट पेपर में मैं इस पे बहुत अच्छे से बताना चाहूंगा आप लोगों को भी कि मुझे लगता था, ठीक है, कि मेरा मैथ्स स्ट्रांग है, ठीक है, और डीआई वाला पार्ट कह लें, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट कह लें, मेरा अच्छा है, ठीक है। तो मतलब अगर कोई चीज अच्छी हो और लंबे समय से आप उसमें अच्छा कर रहे हो ना, तो फिर एक प्रकार का कुछ आ जाता है अंदर, क्या है वो नहीं पता, हाँ कह सकते हैं उसको। तो ऐसा ही मेरा अच्छा था। तो एग्जाम में मैंने क्या किया कि मैथ्स वाले पार्ट में 2 क्वेश्चन, एक मिसिंग नंबर सीरीज वाला एक क्वेश्चन होता है, ठीक, और एक मैथ्स का क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें एक मिसिंग वैल्यू था, 4 में से 3 टर्म बताए गए थे, कैलकुलेट करना था। तो मैं ऐसा मानता, मैं तो अच्छा हूँ मैथ्स से, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, तो एक प्रकार का हट में मैं आ गया, ठीक है, और उन क्वेश्चन पे ज्यादा समय जाने लगा। मुझे खुद फील हो रहा था मैं कैसे इस जाल से बाहर निकलूं एग्जाम के समय में, क्योंकि अंदर ये जमा हुआ है कि इसको मैं कैसे छोड़ दूं, लेकिन निकलना है क्योंकि बन ही नहीं रहा है और समय जा रहा है। तो वो 2 क्वेश्चंस काफी टाइम कंज्यूमिंग रहा। हाँ, तो ऐसा मैं मान लेता कि मेरा वो बहुत अच्छा है, तो वहां पे मुझे और दिक्कत होता, लेकिन उस ऐसा थॉट के साथ मुझे उन क्वेश्चंस को छोड़ना थोड़ा दिक्कत हुआ, लेकिन फिर भी ऐसा था कि जैसे आपको लग रहा था कि ठीक आपका मैथ रीजनिंग दिया या भी, तो आप उसकी पहले प्रैक्टिस कर रहे थे बीच में, या प्रैक्टिस कम कर रहे थे? नहीं, प्रैक्टिस रेगुलर मेरा, क्योंकि मैंने फर्स्ट पेपर का ट्यूशन लिया नहीं था, तो मुझे ऐसा लगता था कि आप तो रेगुलर क्लास ले रहे हैं, तो वो लोग मेरे से आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, टच कर रहे थे। हाँ, तो फिर हमको लगता था कि नहीं, मेरे को अपना पर्सनल प्रैक्टिस जारी रखना चाहिए। तो यूट्यूब में जो भी सेशन अवेलेबल होता है, ठीक है, उसको मैं प्रैक्टिस करता, लाइक करके छोड़ देता ताकि पता चल जाए कि ये वाला सेशन मेरा प्रैक्टिस किया हुआ है। एक हिंट रहता कि जो लाइक नहीं है उसी को मुझे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, बस। तो लेकिन जो आपने कमी बताई पेपर में कि वो आपसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, तो इस चीज में आप क्या कमी मानते, क्यों नहीं हो पा रहे? मैं ऐसा मान के चलता हूँ कितना भी प्रैक्टिस कर लूँ मुझसे छूटेगा ही, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं लगता, अपने लिए मैं बता रहा हूँ कि मैं 100 में 100 या 150 में पूरा क्वेश्चन बना के आ सकता हूँ। तो मेरे लिए तो मुश्किल यही है कि जिसको मैं जानता हूँ, जिसको लेके मैं कॉन्फिडेंस हूँ, और वो क्वेश्चन वहां पे नहीं बन रहा है, कॉन्फिडेंस में मैं हूँ और वहां नहीं बन रहा है, तो उस थॉट से कि मेरे से कैसे नहीं बन रहा है, बच्चे फंस जाते हैं वहीं पे, उसी में बनाया जा रहा है के रूप में ना ले। हाँ, वो आ जाता है, हम मैथ के स्पेशलिस्ट ही बनाओ, तो हो सकता है उस समय माइंड काम ना कर रहा हो, और उसको प्रेस्टीज पे ले लोगे तो 10, 15, 20 मिनट जितना टाइम लग जाए पता भी नहीं चलता। और एक बार माइंड नहीं काम करता ना, फिर वो करता ही नहीं है। हाँ, फिर माइंड में एक प्रेशर भी पीछे क्रिएट होता रहता है कि नहीं हो रहा, तो क्वेश्चन तो देख रहा है लेकिन काम प्रेशर पे चल रहा है, और उसके बाद वाले क्वेश्चंस में भी आपका दिमाग वहीं रहेगा, फंस जाता है कि वो नहीं बना है, कैसे इस समय कह सकते हैं कि छोड़ना भी आना चाहिए। हाँ, वही तो दिक्कत हुआ मुझे वहां पे, मतलब इसके कारण से आपका जो और कुछ क्वेश्चन अच्छे हो सकते थे उन पे प्रेशर रहा, इस बार रह जाता है। बिल्कुल सही। तो ये भी ध्यान देने की बात है, कुछ बच्चे सही गलती करते हैं कि जो चीज उनकी अच्छी है नहीं भी है, मोलिटिक अच्छे वाला पार्ट है, वो लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैं क्रम से कर रहा हूँ और करके ही आगे जाऊं। एप्लीकेशन की संदर्भ में ये काफी गलत पार्ट है। आपको लग रहा है कि 5-10 सेकंड में हो रहा है, ठीक है, उसको बाद के लिए छोड़ो कि समय तो है अपने पास में, अगर आप उसमें अधिक समय लगा देते, 10 मिनट में आपने कर भी लिया, लेकिन वो जो टाइम आपका ज्यादा लगा वो आगे के लिए आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। और मान लीजिए नहीं हुआ तो एक जुए टाइप का हो जाता है कि अब लग ही गया 10 मिनट, तो चलो तो एक और लगा ले, फिर एक और लगा ले, ऐसा करते करते काफी समय खराब होता है। और ऐसे बच्चों की तरफ से शिकायतें भी आती हैं, सर कुछ क्वेश्चन में बहुत समय लग गया, तो वो गलत बात है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप पेपर करेंगे तो उन क्वेश्चनों में आप ज्यादा समय ना लगाएं, होगा ठीक है तो उसको लास्ट के लिए छोड़ें। बिल्कुल। तो आपने जब पेपर किया सेकंड का और फर्स्ट का, तो आपने पहले किसको प्रेफर किया करने के लिए, क्यों? और एक्चुअली जब एग्जाम आने वाला था, ठीक है, तो मतलब आपका जो टेस्ट पेपर बनाते थे, और जो मतलब इंटरनेट पे काफी ऐसा पेपर 1 का उपलब्ध है जिसको आप लैपटॉप पे सॉल्व कर सकते हैं जी।
तो वो मैं प्रैक्टिस करता था, और आपका पेपर, तो उसमें यही मेरा क्रम रहा कि पहले पेपर 1 फिर पेपर 2, मतलब जो जिस ऑर्डर में पूछा जाता है उसी ऑर्डर में प्रैक्टिस, जिस रूप में है। हाँ बस वैसे। तो आपने फाइनली भी पहले पेपर 1 किया, हाँ, फिर पेपर 2 किया। बस बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि पहले पेपर 2 करो, उसके करने से वो क्योंकि जल्दी हो जाता है। अच्छा, फैक्चुअल बेस है, आता है या नहीं आता है, हम कर सकते हैं। जैसे धर्मा जी ने भी कहा, अधिकांश बच्चे पेपर 2 करते हैं। उसके बाद जो अतिरिक्त समय बचा है, तो आप क्योंकि पेपर 1 में बहुत सारे एप्लीकेशन पार्ट है, DI है, मैथ है, रीजनिंग है जिसमें टाइम लगता है, कॉम्प्रिहेंशन है, तो आप रिलैक्स होके उन चीजों के लिए टाइम दे सकते हैं। पहले आपने पेपर 1 किया, आपका टाइम ज्यादा चला गया, तो उसके बाद आप पेपर 2 के लिए फिर आपके पास एक बर्डन रहेगा कि कम टाइम आपको अच्छा करना है। तो आपने क्या इस स्टडीज पर कोई खास विचार नहीं किया, या आप कुछ विचार करके आपने अपने हिसाब से मॉडिफाई किया उसको? ये इसका आंसर यही है, जैसे बाकी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका अच्छा जो भी किया उन्होंने, उनका जो लर्निंग वाला पार्ट है, ठीक है, याद करने वाला है, वो बहुत स्ट्रांग है। मेरा बहुत खराब है, मुझे तो पता है। आपको लगा कि मैं फर्स्ट पहले कर सकता हूँ ज्यादा, और उसमें मुझे विचार करने में समय लगे, एकदम से फैक्ट याद नहीं आएंगे। बिल्कुल, मुझे अपना स्ट्रेंथ पता था, तो इसीलिए मैंने आप हमारे श्रोताओं को बताओ कि आपके मार्क्स योग के अंदर कितने रहे आपके? मेरे मार्क्स योग में 64 आया। 64 क्वेश्चन ठीक है आपके? 64, हाँ नहीं 66 क्वेश्चन, पहले 64 सही थे, ठीक है, बाद में 2 क्वेश्चन और क्लेम में 66 क्वेश्चन ठीक है। मार्क्स आपके 132 हो जाएंगे। हाँ, तो एक बड़ी ही बात है, जिनको याद करने में इतनी प्रॉब्लम है, तो फिर भी उन्होंने 66 क्वेश्चन आपके योग में ठीक किए। फर्स्ट में इनका अच्छा स्कोर रहा, और इस प्रकार से इनका 11 हुआ। और फर्स्ट पेपर के संदर्भ में कोई ऐसा पार्ट जिसमें आपको दिक्कत हुई हो, कोई अलग प्रकार की स्ट्रेटेजी जो बच्चों के काम आ सकती हो आगे तैयारी करने के संदर्भ में? पेपर 1 में जो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी मुझे लगी कि मैंने अच्छा किया, ठीक है, हालांकि 2 क्वेश्चन छूटे मेरे मैथ्स के, वो यही थे कि DI मैथ्स, ठीक है, और कॉम्प्रिहेंशन मैंने टफ प्रैक्टिस कर रखा था जी, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अगर आप टफ प्रैक्टिस करते हो, और हम लोगों का योग वाला जो सेक्शन है बहुत इजी पूछते हैं, ठीक है। पेपर 1 में भी मुझे वैसा कुछ खास कॉम्प्रिहेंशन नहीं लगा, मुझे पूरा 5 में 5 जितने भी पूछते हैं दोनों ही पार्ट 1 पार्ट 2 पेपर 1 फुल आया है। तो मैंने इन सब का जो प्रैक्टिस है, मुझे फील हो रहा था कि पेपर 1 में आप लोग पढ़ रहे हैं, किए जा रहे हो, मैं नहीं पढ़ रहा, तो उसको मैं रोज रखता था, आधा घंटा पढ़ूं, 1 घंटा पढ़ूं, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करता। और मैंने मैं एक ही जगह पर बैठा था क्लास में, तो जो भी आसपास था मैंने कह रखा था, किसी को भी प्रॉब्लम हो, DI मैथ्स कुछ भी एकदम पूछे, मैं एकदम अवेलेबल हूँ। तो मुझे लोग क्वेश्चन व्हाट्सएप पे भेजते थे, ठीक है, उससे और मोटिवेशन, तो मैं पूरा अवेलेबल रहता था क्वेश्चंस के लिए कि हाँ मैं तो बताऊंगा, तो मैं बताता, एक्सप्लेन करता, इससे मैं जुड़े रहते। हाँ, कनेक्टेड। तो कोई स्पेसिफिक यूनिट में कोई दिक्कत हुई आपको? पेपर 1 की बात करें तो मुझे हायर एजुकेशन में बहुत दिक्कत हुआ, मुझसे हो ही नहीं रहा था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था इसमें, क्योंकि वो भी रटने ही वाला पार्ट है। अगेन मैं सही बात है, आपने पार्ट बताई, तो उसमें बहुत फैक्ट है। फिर अल्टीमेटली नहीं हो रहा था, इससे मेरा मतलब क्या कहते हैं, और कॉन्फिडेंस जाता है, इसीलिए मैंने उसको अंत के लिए छोड़ा, जिसमें छोड़ के जाना पड़ा। हाँ, एनवायरनमेंट नहीं हो रहा था। फिर मैं क्योंकि धर्मा जी के साथ प्रैक्टिस करता था, पढ़ता था, जैसा आपने बताया ना डिस्कशन मेथड, तो वही करते थे, तो आपका नोट्स मतलब मुझे दिखाई दिया, इतना अच्छा नोट्स था कि मतलब फिर उससे मेरा एनवायरनमेंट पूरा हो गया। तो हायर एजुकेशन मेरा बहुत खराब रहा, बल्कि मैं उससे कुछ करके ही नहीं गया, लेकिन बाकी सारा पार्ट मेरा ठीक था। रिसर्च, टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, फिलोसफी, इंडियन लॉजिक जिसको कहते हैं, वो आप ही ने पढ़ाया, मजा आ गया। कठिन विषय था, शुरुआत में कठिन था, फिर आपने बताया इसको ऐसे देखो, समझ में अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि वो अप्लाई भी किया, तो उस एप्लीकेशन से उसको यूज करना, क्योंकि वो पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग पे है, उसमें लर्निंग का पार्ट उतना नहीं है, तो अंडरस्टैंडिंग जब आ गया तो फिर बहुत अच्छा लगा मुझे इंडियन लॉजिक, एनवायरनमेंट के हिसाब से। और ये तो हुआ तैयारी का पार्ट आपका, और कुछ फर्स्ट पेपर में आप सुझाव देना चाहें कुछ अपने श्रोताओं को कि किस प्रकार से हम तैयारी कर सकते हैं अच्छी, और योग के बारे में, दोनों के बारे में कुछ तैयारी के संदर्भ में? फर्स्ट पेपर मतलब अगर दोनों पेपर के से संबंधित बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले तो अपना तरीका ढूंढो, जो मेरा है वो मत फॉलो करो, या किसी और का सुन रहे हो वो फॉलो मत करो। हाँ, बस ये जानो कि ये सारे तरीके एग्जिस्ट करते हैं, कि डिस्कशन मेथड भी है, ऐसे कोई क्वेश्चन करके क्वेश्चनिंग मेथड भी है, सेल्फ स्टडी भी है, रटने वाला तरीका भी है, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बना के भी है। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज काम करता है, मेरे लिए वही सारा चीज काम करे बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो अपना ढूंढो कि मेरा क्या स्ट्रेंथ है, ठीक है, मैं मैथ्स में अच्छा हूँ, किस में अच्छा हूँ, वो जाने और उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़े। तो बेसिक चीज यही है दोनों पेपर्स के लिए। और अगर सिर्फ पेपर 1 की बात करें तो मतलब प्रैक्टिस,
बस हाँ, ये भी पार्ट है कि जैसे कुछ बच्चे फर्स्ट पेपर को पढ़ तो लेते हैं सभी 10 की 10 यूनिट, लेकिन लगता है कि फाइनली जाके बस पेपर में ही अप्लाई करें। अच्छा, वो पहले की प्रीवियस ईयर के पेपर की प्रैक्टिस ज्यादा नहीं करते। तो आपकी दृष्टि से उनकी प्रैक्टिस करना कितना इंपॉर्टेंट है, कितना रोल प्ले करता है? अगर मैं इसको पेपर 1 के पूरे मार्क्स को 100% करूँ, एक पढ़ने वाला पार्ट, एक प्रैक्टिस वाला पार्ट, खासकर पेपर 1 के संदर्भ में, आप कितना परसेंटेज पढ़ने पे देंगे, कितना प्रैक्टिस पे देंगे? मुझसे पूछे जो मैंने किया है पर्सनल व्यक्तिगत अनुभव, मेरा 60 to 70% प्रैक्टिस ही है, क्योंकि मुझे पूरा दिख रहा है कि ये सारी चीज़ें मुझे याद नहीं हो रही। तो जो चीज़ें मुझे आती हैं मेरा फोकस उस पर रहता है कि मैं उसको जकड़ के रखूं, पकड़ के रखूं, वो छूटे ना मुझसे। और वो तभी रेजिस्ट करके हम रख सकते हैं जब हमको वो प्रैक्टिस में रहे। तो मेरे लिए 60 to 70% पार्ट प्रैक्टिस ही है कि बार बार प्रैक्टिस करते रहें। DI कॉम्प्रिहेंशन, मैथ्स, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड भी, हाँ, जितना हो सकता है। ये भी है कि जैसे मान लो जिसने अच्छे से उन चीजों को याद भी कर लिया, मतलब जो याद कर भी सकता है, क्या ये आवश्यक है कि याद किया है तो पेपर में ठीक से अप्लाई कर ही आएगा? अगर उसने जैसे कि जो भी टेस्ट वगैरह है उसने उन सबको दे रखा है, हाँ, तो जिसने याद किया टेस्ट नहीं दिया, नहीं तब टेस्ट मुश्किल नहीं दिया और केवल ऐसे याद किया है या थोड़ी बहुत मैथ रीजनिंग आदि की जो प्रैक्टिस सेल्फ कर रहा है वो की है, लेकिन पूरे टाइम पीरियड के आधार पे जैसे 1 से सवा घंटा हम फर्स्ट पेपर के लिए मान के चले कि उतने समय में वो 50 क्वेश्चंस को सही से अटेम्प्ट कर सके, तो एक टाइम वाला पार्ट और एक क्वेश्चन को डील करने वाला पार्ट, यदि उस चीज की प्रैक्टिस उसने नहीं की है तो क्या वो केवल पढ़ने मात्र से वहां पर अच्छा अप्लाई कर सकता है? अब अगर कुछ ईश्वरीय बात हो या फिर कुछ उसका अलग टैलेंट हो सकता है। नॉर्मली अगर हम जाने सब नॉर्मल व्यक्ति है, एक रैशनल नॉर्मल व्यक्ति के लिए, मेरे जैसे के लिए तो मुझे मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल लगता है। मतलब मैंने एकदम वही फॉलो किया है जो एकदम उचित होना चाहिए। एग्जाम से पहले प्रैक्टिस सेट बनाना, सर का सारा टेस्ट देना। मार्क्स इतने घटिया गंदे आते मेरे, फिर भी मैं टेस्ट देता था, सभी से पूछता कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, किसका, मेरे कम ही रहते, हाँ, लेकिन फिर भी कमियां पता लग रही है तो थोड़ा थोड़ा अगली बार सुधारेंगे, अगली बार सुधारेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, क्वेश्चन सॉल्व करके पता चलता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है। हम जो सोच रहे हैं तो मेरा थॉट प्रोसेस डिजाइन कर रहा है, हाँ, कि क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा रहा है। पतंजलि योग सूत्र पूरा 195 रट तो लिया है, लेकिन उससे ऐसे क्वेश्चन बनता है, उसमें ये शब्द इंपॉर्टेंट है, तो घर जाके या फिर आपकी बुक में उसको सर्कल करना, अच्छा यहाँ से भी ये बनता है, इसी पहले सूत्र को या फिर किसी दूसरे अध्याय के उस सूत्र को कह लें, ठीक है। मतलब बहुत बार हमने रिपीट किया है उसके क्रिया योग वाला सर, हाँ, तो उससे इतना सारा क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो वो जो एंगल है, वो जो दृष्टिकोण है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके ही पता चलता है किस किस तरह से क्वेश्चन। कि बार हम सिंपली फैक्ट तो याद कर लेते हैं, हाँ, लेकिन उसकी क्वेश्चन डिजाइनिंग अगर हमें नहीं पता है तो हो सकता है कि हम आते हुए भी उस क्वेश्चन को ना समझ पाए और गलत करें। हाँ, फर्स्ट पेपर में मुझे लगता है कि काफी रहता है इस तरह का, क्योंकि योग में फिर भी डायरेक्ट फैक्ट आता है, 60-70% फैक्ट जो याद कर पा रहा है वो कर पाता है। फर्स्ट पेपर में फैक्ट तो डायरेक्ट आती नहीं, वहाँ पे अधिकांश पार्ट है कि आपके अंडरस्टैंडिंग के आधार पे आपको क्वेश्चन भी समझना, उनके जो ऑप्शन है वो भी समझने और उसको सही डील करना। क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी रहता है कि गलत कोई नहीं है, बस जो बेटर है आपको वो चूज करना है, तो उस समय आपको सही कंसंट्रेशन से चुनाव करना। तो देखा मैंने ऐसे कि जो केवल फैक्ट के आधार पे कोशिश करते हैं तो कई बार मार्क्स उनके 25, 26, 30 भी आ गए, तो ये कंफर्म नहीं कह सकते ये पक्के आए, तो क्यों लग जाते हैं कई बार। हाँ। तो उस स्थिति में आपका क्या सुझाव है, जिसमें अपना रख रहा हूँ कि प्रैक्टिस जब की जाती है फर्स्ट पेपर की, प्रीवियस ईयर के जितने पेपर है, खासकर मॉडल पेपर की मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस की जाए, तो बार बार प्रैक्टिस करने से जो चीजें हमें आती है उनको यूज करना आता है, कि उतना जानने पर भी हम क्वेश्चन को कैसे डील कर सकते हैं। अगर थोड़ा पता हो तब भी कैसे डील कर सकते हैं, नहीं पता हो तो कैसे कीवर्ड के आधार पर डील कर सकते हैं, क्योंकि ये पार्ट मुझे लगता है फर्स्ट पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट फैक्ट वहां पे कम बनता है। तो आप क्या इसमें विचार है? इस पे हम कहते हैं कि जो प्रैक्टिस वाला पार्ट कह रहे हैं, तो क्वेश्चन को जैसे कि प्रैक्टिस करते हैं, बनाते हैं, उसका सॉल्यूशन हमको जो लगता है, ठीक है, अपने सोच से पहले हम लोग उसको अपनी कॉपी में लिखते हैं या टिक करते हैं वहां पे लैपटॉप पे, जो भी, ठीक है। उसके बाद अगर सर के सामने बना रहे हैं या सर का क्वेश्चन है या फिर किसी और फैकल्टी यूट्यूब वगैरह पे, ठीक है, वहां पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जितना आपकी समझ है आपने उसको पहले लिख दिया है। उसके बाद क्या होता है, सर एक्सप्लेन करते हैं, तो उसी क्वेश्चन के ऊपर जब सर एक्सप्लेन करने जाते हैं तो और भी कई सारे हिस्सों को छूते हैं, तो और अंडरस्टैंडिंग खुलता है। तो उन चीजों में और पार्टिसिपेट मैं इसीलिए करता था, ठीक है, और इसीलिए जाके इम्पोर्टेंट भी हो जाता है कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो जरूरी नहीं है कि सेम ही क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन अगर आता है तो वो तो आपका 100% बन रहा है, क्योंकि आपने
तो भी क्योंकि हम लोगों ने उस डिस्कशन में हम बैठे हुए थे, सामने सुन रहे थे उनकी बात, तो वो दूसरा एंगल जो भी पॉसिबल है इस बार के एग्जामिनेशन में, उसके भी बनने की संभावना, सॉल्व होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिस तो दोनों के लिए आवश्यक है, सहयोग के भी, फर्स्ट के लिए भी, और जिसका जो कमजोर हो प्रैक्टिस ज्यादा करे। हाँ। प्रैक्टिस ज्यादा करेगा तो क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, तो कुछ अलग अलग चीजों को जानने की कोशिश करेगा। फिर हम एप्लीकेशन की बात करें कि व्यक्ति ने तैयारी कर ली है और तैयारी करने वाला पेपर देने जा रहा है, तो कुछ चीज हमने अपने अलग अपने जेआरएफ के अभ्यर्थियों से जानी थी, लेकिन एक पार्ट की कुछ कहते हैं एलिमिनेशन मेथड का यूज करो। तो क्या आपने इस मेथड का यूज किया और कितना इफेक्टिव पाया आपको दोनों पेपर के संदर्भ में? एलिमिनेशन मेथड में बताऊं, सबसे अंतिम मेथड है, अल्टीमेट जब कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, तभी ये काम करता है। तो हर कोई कुछ भी नहीं आता, थोड़ा आता है, हाँ, क्योंकि आंसर तो वही है, चारों में से किसी एक को होना है, सामने ही हमारे होता है। तो मुझे लगता है ज्यादातर लोग एलिमिनेशन मेथड यूज करते ही हैं, तो बिल्कुल काम करता है एलिमिनेशन मेथड, और सबसे अंतिम में इसी को यूज करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसमें पहले हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं अच्छे से क्वेश्चन, ताकि समझ में आए। समझ में आए, सही बात। दोनों ही समझ, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो एलिमिनेशन काम ही नहीं करता है। तो इसीलिए पूरा पढ़ते हैं, फिर उसका रिफ्लेक्शन क्या बन रहा है, ठीक है, किस ऑप्शन से उसका रिलेशन ज्यादा है, उसी आधार पे एलिमिनेशन। और मैथ्स में एलिमिनेशन अलग तरीके से काम करता है, ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन में उसमें एलिमिनेशन अलग तरीके से काम करता है। जैसे मैं बताऊं, इस बार एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस में, ठीक है, ऐसा किसी प्लास्टिक के ऊपर कोई क्वेश्चन था कि उसमें टिक करना था कि प्लास्टिक से कोई रिलेशन था किसी एक आंसर का उन 4 ऑप्शंस में, तो मुझे जो लग रहा था मैंने रिलेट किया, ठीक है, काम कर जाता है। और ये भी रहता है ना कि अगर मान लो किसी को मतलब 50-60% भी नॉलेज नहीं है, जैसे 4 ऑप्शन दिए, उन 4 ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन का कुछ भी नहीं पता, तो फिर वहां तो तुक्का ही काम करेगा। हाँ। लेकिन ये कि 40-50% पता है, या कुछ ऑप्शन के बारे में पता, कुछ का नहीं पता, या उनके वर्ड्स भी पता है कि वर्ड्स का मीनिंग क्या है और हम कैसे उसको रिलेट कर सकते हैं, जैसा आपने बताया, तो एलिमिनेशन मेथड काम कर सकता है। हाँ, और वो इसीलिए काम करता है क्योंकि हम लोग प्रिपरेशन में उस माहौल में रहते हैं, हर दिन वही पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, कुछ ना कुछ तो डिस्कशन में जानकारी तो रहती है, कहीं ना कहीं छुआ हुआ रहता है वो टॉपिक। हाँ। तो एलिमिनेशन काम इसीलिए करता है। अब पढ़े ही नहीं है, ध्यान ही, उसकी अलग बात है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसका कुछ भी नहीं पता दाएं बाएं, हाँ, लेकिन अगर उस एनवायरनमेंट में रहे तो पता रहता है कि ये हो सकता है, एक आइडिया आ जाता है। और इसके अलावा आपको लगा कि तैयारी के संदर्भ में कि ये चीजें अगर मैं सुधार लेता तो अच्छी हो सकती थी, तो आप उन सब सुझावों को अगर स्वयं पे भी अप्लाई नहीं कर पाए हो, तो हमारे श्रोताओं की दृष्टि से कि आप इन चीजों पे यदि फोकस करोगे तो आपकी दोनों पेपर की तैयारी ज्यादा अच्छे से हो जाएगी। अच्छा, तो मेरे हिसाब से सबसे पहला, लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं था, हम लोगों का एग्जाम एकदम अचानक आ गया था, 4 दिन बाद एग्जाम होने वाला है। वहां पे थोड़ा और मुझे 10 दिन जैसा समय मिलता तो डेफिनेटली मेरा और अच्छा हो सकता था जी। और ये तो हमारे हाथ में नहीं था, इसीलिए इसको खैर जाने देते हैं। लेकिन जो हमारे हाथ में वो एकदम डे 1 से जो लगते हैं, ठीक है, वो नहीं लग पाते। जब मैं आया था यहाँ थोड़ा डिस्टर्ब था, तो मुझे स्टार्ट करने में थोड़ा समय लगा। लेकिन जो एकदम पक्के होते हैं, ठीक है, अपने गोल्स को लेके, अगर वो डे 1 से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे बनता है किसी का, ठीक है, कि वो जो आता है रंग प्रिपरेशन को लेके, वो किसी का बहुत समय लग जाता है आने में। लेकिन जो डे 1 से लगे रहते हैं कि नहीं मुझे करना है, हो नहीं, वो अलग चीज है। लेकिन जो लगे रहते हैं, वो जो चीज आ जाए तो बहुत अच्छा है। ये मेरे लिए मेरा कमी रहा, मतलब वो जो पूरा कि हाँ करना ही है, हाँ, उसके पढ़ने के प्रति बड़ा उत्साह रहता है, हाँ, वो सब चीजें बड़ा पार्ट है। तो अगर है तो मेरे ख्याल से आधी बात है तो उसकी वैसी दूर हो जाती है, एकदम खत्म हो जाती है। वो है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, हाँ, क्योंकि उसको पता करना ही है, करना, ठीक है। और क्या आपको ऐसा लगता है क्या होना चाहिए बच्चे में? सबसे पहले तो यही बात, और मतलब जैसे कि जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके दौरान जो चीजें आती हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है या फिर कोई अगर पूछ रहा है, मतलब जो भी स्टडी से रिलेटेड पार्ट है, ठीक है, उसको इम्पोर्टेंस जरूर दें। कोई अगर कुछ जानना चाह रहा है, पूछना चाह रहा है, ऐसा नहीं कि एकदम उसी में लग गए, लेकिन अगर किसी को एक्सप्लेन करना है, समझाना है, बताना है, तो ना छोड़ें, क्योंकि मेरे जैसे बच्चों के लिए वो बहुत काम करता है। याद होता नहीं तो दूसरों को पढ़ाओ, इतना अच्छे से समझ में आ जाता है। फिर और बताते बताते खुद का अच्छा, इसमें अगर ये होता तो क्या होता, खुद का क्वेश्चन बनता है। नए भगवत गीता मेरा कितना खुला है उससे, ठीक है, पतंजलि योग सूत्र, डिस्कशन वाले पार्ट से बहुत इन्वॉल्व रहा हूँ मैं। तो मतलब डिस्कशन को हमें प्रमोट करना चाहिए। हाँ, क्लास में डिस्कशन चल रहा तो कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि पता नहीं क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, छोड़ दे इसको, लेकिन उस डिस्कशन के संदर्भ में भी कई सारे फैक्ट हमें याद हो जाते हैं। हाँ। और जिस टॉपिक पर डिस्कशन चल रहा है उससे रिलेटेड जो पार्ट है
उसके प्रति भी क्यूरियोसिटी बनती है, वो भी हो जाता है। तो एक बड़ा पार्ट उस डिस्कशन में तैयार हो जाता है, जो हुआ वो लंबे समय तक रहता है। तो इसलिए क्लास में भी बच्चों को धैर्य पूर्वक उस डिस्कशन में भाग लेना चाहिए। मैं भी सोचता हूँ अगर कोई क्लास डिस्कशन के रूप में हो तो कितनी इफेक्टिव हो सकती है, प्रश्नोत्तर रूप में हो कि हम एक तरफ से ना पढ़ा के अगला बच्चा प्रश्न पूछे मैं उत्तर दूं। हायर स्टडीज में तो ऐसा ही होता है। ऐसा होता है कि ऐसा नहीं कि भाई जाओ और पढ़ा के आ जाओ, लेक्चर फॉर्म कम रहता है, लेक्चर थोड़ा बहुत दिया, बाकी आगे का जो पार्ट है सब क्वेश्चन में। ऐसा होगा तो क्वेश्चन आंसर सेशन में सबको ही अच्छा लगता है। कोई अगर ये है कि भाई नहीं मैं अकेला ही करूंगा तो अलग बात है, नहीं, और अलग से भी यदि हम कर सकते हैं कोशिश बनाने की तो कर सकते हैं, बढ़िया। तो दूसरा पार्ट पहले तो था कि डेडिकेशन करने का उत्साह, डिस्कशन शुरुआत से और कुछ आप ऐसा सोचें वो मतलब जो मुझे चाहिए था, फिर ये जो करना चाहिए लोगों को, ठीक है, वो यही के मतलब जिनसे आपकी बनती हो, मतलब होता है क्या है कि डिस्कशन में जो सबसे नेगेटिव पार्ट है कि वो बातें वहां निकलने लगती हैं तो एक के बाद एक आती है। हाँ, गोष्ठी रस इसको आप कहते हैं। लेकिन अगर वैसे मैच जिनसे होता है आपका, ठीक है, सही हो जाता है, जिनसे आप शेयर कर पाते हो, वो भी आपसे बात कर पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं, वो समझ रहे हैं, तो डिस्कशन उन्हीं के साथ करें। नहीं तो ज्यादातर डिस्कशन में टाइम नकारात्मक हो जाता है। हाँ, या तो फिर वो अपनी अपनी बात सुनाना चाहते, दूसरी सुनना नहीं चाहते हैं, या फिर वो बात ठीक नहीं लगती। सही बात है। तो व्यक्ति का चुनाव भी अपने स्वभाव और उनके स्वभाव को देखकर ही करना चाहिए, जिससे ऐसा नहीं कि डिस्कशन है अच्छा है तो कैसे भी करो अच्छा ही होगा। डिस्कशन एक है मेथड, लेकिन उसका सही से प्रयोग नहीं करा तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। सही व्यक्ति के साथ नहीं है, सही प्रक्रिया के साथ में नहीं है, तो उसके साथ भी जो बेसिक नॉलेज हो कि कैसे डिस्कशन करना चाहिए वो भी जानकारी हमें होनी चाहिए तभी हो पाएगा। तो सभी की बात देने के लिए तैयार होता है। और क्या पार्ट आपके बेसिकली बस यही सब था। और उसके अलावा जो सबके लिए होता है कि दिनचर्या एकदम सही रखना है, ठीक है, वो एकदम बेसिक है कि फोन वगैरह से दूर हो जाना है। फोन से इंस्टाग्राम, आप कितना समझते हैं कि फोन मतलब फोन का ठीक उपयोगिता है, अवश्य है उपयोगिता उसमें, और फोन एक बाधा है ये भी है। तो अपनी पढ़ाई की जो संदर्भ है उस संदर्भ में देखें तो इसको हम कितना अवॉइड कर सकते हैं। फोन मेरे लिए तो बहुत उपयोगी रहा फोन, अब यूट्यूब आदि के माध्यम से, यूट्यूब और सबसे फोन के द्वारा ही मैं कांटेक्ट में रहता था। मेरे बात करनी है, डिस्कशन करना है, किसी के पास भी समय है, ठीक है, तो उसे समय ले लिया, रात का शाम मतलब बेकार की चीजों में बहुत कम यूज करते या नहीं करते थे। उन ऐप्स को ही मैंने हटा दिया था। ऐसा कर सकते हैं आप लोग भी, यदि आप तैयारी करते हैं तो ऐसे सोशल मीडिया के या कोई ऐप जो आपको कंट्रोल करने से नहीं हो रहा, तो उनको आप हटा सकते हैं एक बार निर्णय लेके, और अपने आप को ज्यादा से ज्यादा व्यस्त रखें। खाली रहेंगे तो उस तरफ माइंड जाएगा, व्यस्त रखेंगे, टारगेट बना के रखेंगे, तो टारगेट वाला जो पार्ट है वो हमें मोटिवेट रखता है। मतलब मैं एक चीज और ढूंढना चाहूंगा, शुरुआत में जब आया था मैं, तो मैं यहाँ कहीं रहता था, ठीक है, वहां मुझे खाना पीना एकदम बना के मिलता था, तो वहां पे मेरा उत्साह उतना नहीं बिल्ड हुआ। जहां मैं रूम खाली करके दूसरी जगह गया जहां मुझे खुद बनाना पड़ता था, समय मेरे पास कम हो गया, तो मेरा टाइम मैनेजमेंट करने का जो ये था, अंडरस्टैंडिंग था, समझ, सही बात। अब ये कैसे काम कर रहा है मुझे भी नहीं पता। व्यक्ति पे डिपेंड करता है। कुछ जो व्यक्ति पहले से पढ़ाई के प्रति डेडिकेटेड है, उनको तो कितना समय तो पढ़ेंगे, लेकिन जिनका ऐसा रहता है कि समय को मैनेज करना पड़ता है, तो जब हम कई काम करते हैं, जैसे एक मैंने भी देखा अनुभव, आज का पूरा दिन खाली आपका कुछ नहीं करोगे, अब थका महसूस करोगे, लग रहा है कुछ किया नहीं फिर भी थके हुए हो, और अब सुबह से शाम तक आप काम कर रहे हो, डिफरेंट ऐसा काम नहीं ज्यादा कि बहुत ज्यादा एनर्जी लग गई उसमें, तो आप अपने आप को एनर्जेटिक भी महसूस करोगे, ना कोई थकावट महसूस करोगे, सब चलता रहेगा। तो ऐसा कुछ हो सकता है इसमें। वही मैं बता रहा हूँ, मतलब जहां मैं पहले रहता था स्वामी जी के यहाँ, वहां पे एसी, पंखा, मस्त बिस्तर, उड़ने के लिए ये सब कुछ था, खाना पीना बन के मिल रहा है, जितना खाना है उतना खाओ, कोई दबाव नहीं। वहां मेरा उत्साह उतना नहीं था जितना मैं दूसरी जगह गया, वहां मेरे पास बिस्तर वगैरह कुछ भी नहीं था, पंखे भी नहीं, पूरा गर्मी मेरा ऐसे ही बीता है, तो वहां पे कोई सुख सुविधा नहीं था, खाना खुद बनाओ, अपना टाइम पूरा खुद ही मैनेज करना है। वहां तो स्वामी जी जगाते थे कि उठो सुबह हो गया है, यहाँ मुझे खुद ही अपना ऊपर कंट्रोल रखना था कि कितना सोना है, कितने बजे सोना है, जल्दी उठ जाना है। तो मेरा आउटपुट जो ज्यादा हो सकता था वो यहाँ जाके हुआ, जो कि अंतिम के कुछ ही महीने स्वयं की जागृति आई। स्वयं को अपने आप को मैनिपुलेट करना। ऐसे भी कहते हैं ना, संस्कृत में श्लोक आता है, सुखार्थी न कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थी न सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। कि जो सुख की इच्छा रखता है कि सब अच्छा मिले, वो तो विद्या छोड़ दे, वो सुख पे ही ध्यान दे। जो चाहता है कि विद्या चाहिए, तप करना पड़े, वो तप तो मानसिक भी शारीरिक भी, तो हर व्यक्ति के अनुकूल अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपके लिए इफेक्टिव पार्ट रहा कि जब आप संघर्ष में आए
तो संघर्ष में आपका पढ़ने का भी और अपने दिनचर्या का भी सबको मेंटेन करने का पार्ट कर रहा है। बढ़िया। और क्या आपको ऐसा लगता है आपको जो बताना चाहिए बच्चों को? यही है फिर, और मुझे नहीं लगता है कुछ ऐसा मैंने अलग किया है। यही सब मेरे लिए बहुत काम किया और मेरे दोस्त बहुत ही हेल्पफुल रहे। मैं स्टार्ट में जब बताया मैंने, आपको परिवेश अच्छा मिला, बहुत अच्छा परिवेश। आप ये भी जानकर आश्चर्यचकित होगा, इनका जो भी ग्रुप था सबका ही JRF हो गया। हाँ, मेरे सारे ग्रुप के लोगों का JRF हुआ है, और जिनका नहीं हुआ मतलब उनकी भी गलती नहीं है, ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, या फिर उनका दूसरा एग्जाम फॉल कर गया था कॉलेज का, जो कि उसमें उनको समय देना जरूरी था, इसीलिए। नहीं तो मेरे ग्रुप में जो भी लोग थे सबका हुआ है। बड़ी बात 7-8 बच्चे थे आप लोग। एक पार्ट और रहता है समस्या के रूप में कि योग का या फर्स्ट का जो भी पार्ट है, खासकर हम योग के संदर्भ में लें, योग का कुछ पार्ट आपका कि जो इजी है, डायरेक्ट हम उसको कैच कर सकते हैं, क्योंकि हर बार कुछ 5, 7, 10, 12 क्वेश्चन ऐसे आते हैं ये तो सिलेबस से बाहर हो जाते हैं, या डायरेक्ट लिंक नहीं करते हैं, या कुछ हमारे सिलेबस में ऐसे ब्रॉड एरिया है, एनाटॉमी है, साइकोलॉजी आदि है, कितना भी पढ़ो लेकिन कह नहीं सकते कि कवर हो गया, लेकिन बहुत वास्ट है। तो बच्चे उनको लेके चिंतित रहते हैं कि ये क्वेश्चन कवर करना है, ये क्वेश्चन कवर करना है, ये जो 5 क्वेश्चन आ गए, ये 10 आ गए, इनको कवर करना है। और मुझे लगता है कि उनके कवर करने में जो एक बॉडी पार्ट था, मेन पार्ट, वो छूट जाता है उनको। तो आप क्या विचार रखते हैं कि किस तरह से इनकी रणनीति रहनी चाहिए? मेरी रणनीति उनको लेके यही रही है कि मैं स्टार्ट से मान के चलता हूँ, ठीक है, कि ऐसा मेरा कोई टारगेट कभी नहीं रहा कि मुझे टॉप करना है या फुल में फुल लाना है, मैक्सिमम करना है मुझे, जितना मेरे से हो सकता है मैं उसको नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि बाद में लगता है कि कर सकते थे। सही बात। फेल होने के बाद जो सरल है वो गलत हो तो ज्यादा बुरा लगता है। ये तो बिल्कुल आसान था, वो कठिन आया, कठिन तो सबके लिए था, किसी के तुक्के से ठीक हो गया, किसी को चलो संयोगवश आता था, वो गलत हुआ तो इतना बुरा नहीं लगता। लेकिन पढ़ा हुआ था और मैंने उस पे समय न देखे, किसी अलग विषय पे समय दिया और वो गलत हो गया, तो वो ज्यादा बुरा, बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो मेरा ऐसा कुछ कभी नहीं रहा कि मुझे उन 5 क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, नहीं, मैं मैक्सिमम करना चाहता था, ठीक है, और उसके बाद जो बच जाता है क्वेश्चंस, उसको करने का मेरे हिसाब से तरीका यही है कि डिस्कशंस में रिफ्लेक्शन आ जाता है कि आप उन क्वेश्चंस के बारे में अगर आपको जानना है तो सब कुछ आप पढ़ नहीं सकते, किसी ने कुछ पढ़ रखा है, किसी ने कुछ पढ़ रखा है, और आप उस डिस्कशन में थे, क्लास में हर जगह जहां बातें होती हैं पढ़ाई की, वहां पे आप रहे हैं, तो आपने सुना होता है। ठीक बात। तो पहले वो है, तो रिफ्लेक्शन से आप उसको समझ के टिक कर सकते हैं। दूसरा वही एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है, ये तो वहां हो नहीं सकता, ये वहां नहीं हो सकता, तो फिर यही होना चाहिए। पेपर में पता नहीं किसकी कौन सी बात काम कर जाती है। हाँ, पंक्ति याद आ गई, हाँ मैंने उन्होंने ये कहा था उत्तर में, या मैंने ये कहा था। एक छोटा सा पार्ट भी किसी क्वेश्चन को ठीक कराने में काम आ सकता है, बहुत काम करता है। तो हमें हर चीज को बड़े अटेंटिव होकर कैच करना चाहिए, हमें ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए कि हम कई बार कई चीज इग्नोर ऐसे करते हैं, हाँ बाद में कर लेंगे, पता नहीं बाद में कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो क्या पता अभी का कोई वर्ड है ऐसा जो बाद में ना आए ध्यान में हमारे, वो कैच कर जाए। तो मतलब अटेंटिव रहना चाहिए कैच करने, जिसका जितना भी ऊर्जा है उतना है। और दूसरा पार्ट मैं फोकस करना चाहूंगा, जैसे सौरभ जी ने कहा कि हम ये गलती करते हैं, जो मैंने क्वेश्चन रखा कि हम जो क्वेश्चन कठिन होते हैं उन पे हम फोकस करते हैं, हम सारी ऊर्जा लगा देते हैं। जैसे कभी मान ले आपके फर्स्ट पेपर में एक आधा क्वेश्चन करंट से आ गया, कोई एक आधा, कभी योग में कोई एक आधा करंट का, कि ये जो योग का सम्मेलन था मोदी जी कहाँ पे गए, बच्चे सारा करंट खंगालना शुरू कर देते हैं। अच्छा। और हो सकता है वो करंट का क्वेश्चन ना आए, और मान लेते चलो आ भी गया, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, लेकिन उसमें आपको कितनी मेहनत होगी, करंट का जो विषय आपका बहुत बड़ा है। तो ऐसे कुछ 5-7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हर पेपर में हो सकते हैं आए। तो मैं तो ये सुझाव दूंगा, सूरज जी उससे सहमत होंगे, कि आप पहले जो मेन पार्ट है जो आप कर सकते हो इजी, 80%, 90%, 85% वो आप करें, वो आपका हो गया, आपके पास समय बाकी है। तो अब जो अतिरिक्त पार्ट है जो आपको अजीब अजीब लग रहा है बाहर से, आप उसके लिए समय दे सकते हैं। नहीं तो यदि उस पर आपने समय दिया तो मेन जो बॉडी पार्ट है आपका वो भी कमजोर रह जाएगा। तो जो 80 भी आ सकते थे हो सकता है 80 भी ना आए, और बाद में दुख वही ज्यादा होगा कि ये था इजी, ये सब हमारे सामने था, पका पकाया, ये तैयार कर सकते थे, इसको छोड़ के हमने इधर उधर भागे, वो भी नहीं हुआ और ये भी नहीं हुआ, ऐसा रहता था। ऐसा खासकर जो बाद की यूनिट है, एनाटॉमी है, साइकोलॉजी है, थेरेपेटिक योगा है, ये सब वास्ट विषय है, इसमें हम पूरा पढ़ के ये भी नहीं कह सकते कि आ ही जाएगा। जैसे फर्स्ट पेपर में है कुछ वैसा ही पार्ट योग की इन यूनिट के संदर्भ में, तो वहां पे मुझे लगता है कि जितना हो सकता है उतना करो, लेकिन उसका समय अन्य विषयों का यूज मत करो, अन्य विषय के लिए जो समय आपका वो तैयार रखो।
जब आपकी बाकी पार्ट आपका तैयार हो गया, हठ योग आदि आदि जो भी विषय है, आपके पास समय बाकी, आप दो ये कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से सहमत किया जा सकता है सर? आपने जो कहा एकदम डॉट टू डॉट मेरा एकदम वही मानना है, बल्कि हम इसमें ऐड करना चाहेंगे कि कुछ लोग दूसरे टेक्स्ट को भी देखने लगते हैं। मेरा था कि जो सर ने बताया है, दाएं बाएं लोग कहते हैं बहुत कुछ है, ये पढ़ लो वो नहीं, मेरा था कि जो दिया है सर ने बस मैं यही पढ़ रहा हूँ और इसके अलावा और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि 100% क्वेश्चन वहीं से आ जाता है, लेकिन JRF अगर आपको क्रैक करना है तो क्वेश्चन एकदम, और जो आपने कहा कि 100 के 100 क्वेश्चन तो ठीक नहीं करने, कहीं से भी नहीं, हाँ मुझे नहीं करने हैं, ठीक हमारे तो 90 भी हो जाए बहुत है, बहुत बड़ी बात है। 80 प्लस एक अच्छा स्कोर माना जाता है। बस तो फिर एकदम पूरा नोट्स को ही फॉलो करना होता है मेरे हिसाब से। और ये भी होता है, मान लीजिए जैसे कोई 10-15 क्वेश्चन अजीब आए, ऐसे तो नहीं सारे गलत ही होंगे, नहीं कुछ एलिमिनेशन से, कुछ संयोगवश 2-4 क्वेश्चन ठीक भी हो जाते हैं। तो 2-4 जो गलत हुए उसको तो कवर करना बहुत कठिन रहता है, कहाँ तक कवर करेंगे, उससे दिक्कत रहती है। ये बढ़िया रहा आपका पार्ट। और एप्लीकेशन जो हम पेपर देते हैं उस संदर्भ में कुछ आप सुझाव देना चाहें कि किस प्रकार से आप पेपर को दें जिससे आप अच्छा कर पाए? पेपर जब हम लोग देने जाते हैं तो अचानक अगर हम लोग पेपर दें तो उतना अच्छा स्कोर नहीं कर सकते जितना अच्छा अगर आप पेपर को देने का प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जैसे कि जो सेट्स में क्वेश्चन आता है, तो जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हमें टैप करके लैपटॉप पे आंसर करना होता है, अगर आप उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं उस एनवायरनमेंट में, मतलब खुद को माइंड प्रिपेयर हो जाता है उस चीज कि इतना समय है मेरे पास, ठीक है। जैसे आपके ऐप के ऊपर होता है एक निश्चित टाइम फ्रेम पे उतने क्वेश्चंस बनाने होते हैं। इस बार आपने अच्छा तरीका किया था कि यूनिट्स में क्वेश्चन दिया था, पहले 1 से 3 यूनिट तक का टेस्ट, फिर 4 से 6 ऐसे करके कुछ डिवाइड करके आपने रखा। ये बहुत अच्छा लगा था हमको ये मेथड, ठीक है। तो इससे क्या हुआ था कि और गैप भी रखा था आपने, तो 1 से 3 तक का दिया मैंने, सबके नंबर में अच्छे हैं, मेरे आए नहीं है, कहाँ कटे हैं देखो, फिर उसको रिवाइज करो, निकाला कहाँ गलती है, ये मिस हुआ, इतना इजी है। तो इससे क्या हुआ, यूनिट छोटा रहा, ठीक है, और रिविजन भी हुआ, निकाल के देखा ये छोटा है मेरा, सबसे कम है, इसीलिए फिर 4 से लेके फिर जितने यूनिट तक का टेस्ट हुआ था फिर मैंने उसको दिया। तो पता चलता रहा, गलती निकाल के देखते रहे, और क्योंकि एक बार देने के बाद ऐप पे अवेलेबल होता है, गलतियां जो रही तो निकाल के रिस्पॉन्स देख सकते हैं, रिकॉल बार बार चुभता भी है, ये गलती कर दिए थे। और वो भी है कि हम बार बार देखते हैं तो गलतियां दिखाई देती, क्या हुई तो फैक्ट भी याद हो जाता है, बार बार देखते हैं। तो मतलब आप कह रहे हैं कि यदि हम लगातार प्रैक्टिस में है पेपर, फिर हम पेपर देने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं माइंड प्रिपेयर होता है, पेपरों से, क्वेश्चन से डील करना हमारे माइंड में एक हैबिचुअल हो गया, हम अच्छे से डील कर सकते हैं। और अगर पहले प्रैक्टिस ना करके एकदम से जाते तो दिक्कत रहेगी। और बल्कि उससे पहले जब प्रैक्टिस करेंगे ना, बहुत खराब होता है वो प्रैक्टिस। मतलब कॉम्प्रिहेंशन में प्रैक्टिस करता था, 5 में से कभी 5 सही नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे सही हो गया है। लेकिन ऐसे मेरा सेल्फ प्रैक्टिस में कभी 5 के 5 सही नहीं हुए, 5 DI कभी नहीं सही हुआ है। उसके बाद मैथ्स का भी वहां पे भी सही हुआ, हालांकि नहीं हुआ मैथ्स का क्वेश्चन तो, और ऐसे प्रैक्टिस करता था तो वहां पे भी 5 के 5 उस टाइम फ्रेम में जितना सोचते हैं कि इतने घंटे में कर लेना है, कभी सही नहीं होता। लेकिन वहां पे हो गया, ये सब में काम किया तो ठीक है। तो आपकी जो सफलता है, उस सफलता में किस किस को आप धन्यवाद देना चाहेंगे, कौन कौन है आपके, और क्या आप सुझाव देना चाहेंगे? सबसे पहले तो ईश्वर ही है, उसके बाद गुरुजी ही है। मतलब मैं आप मौका दे तो मैं बताना चाहूंगा, मैं पहले दिन से जब से यहाँ हूँ, गुरुजी ने कहाँ रहना है, ये जगह क्या है, सब कुछ बताया शुरुआत के दिन से। किस तरह से व्यवहार करना वहाँ पे, किन बच्चों से क्या मतलब होगा उनके लिए, किस तरह वो इफेक्ट करेंगे तुमको, ऐसे एंटर करते ही क्या चल रहा है, क्या एकदम पूछ के पता लगाना कि क्या चल रहा है सौरभ जी। मतलब आप ऐसे कटना भी चाहें कि गुरुजी नहीं देखे तो पूछ ही लेते हैं। तो आप फिर जवाबदारी अंदर से आता है, और फिर अलग अलग सेशंस रखना, पूरा खोल के रख देना, कंडक्ट करते हैं सेशंस को, कहाँ है पूछो, एकदम उपलब्ध है, कॉल करते जवाब देते, या फिर व्हाट्सएप पे एकदम ओरल रिप्लाई करते। तो ये सब बहुत काम करता है। बाकी तो फिर मेरे दोस्त हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, उन्हीं का योगदान है। आप घर वालों का तो वो तो अविस्मरणीय रहता ही है। मुझे लगता है आपके जो फ्रेंड सर्कल रहा बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा, मुझे लगता है काफी अच्छा ग्रुप रहा। बहुत अच्छा ग्रुप रहा। आप लोगों ने सकारात्मक रूप से अपने समय का उपयोग किया। इसी कारण से ऐसा होता नहीं है कि सभी का हो, लगभग ख्याल से 80-90% ग्रुप में सभी का JRF हो गया है। ईश्वर की कृपा है सभी। आप कुछ और हमारे श्रोताओं को कोई सुझाव देना चाहेंगे? जो मुझे लगता है कहना था वो मैंने कह ही दिया है, और जो जोड़ना चाहूँगा, और बहुत ही कॉमन भी है, कहते भी हैं सभी, कि कंसिस्टेंसी। आपको लगेगा ऐसा कि मेरे से नहीं हो रहा है या छूट जाएगा,
बहुत बार ऐसा थॉट आएगा कि अगली बार ट्राई करेंगे, नहीं हो रहा है, ठीक है क्या होगा, तुरंत फॉर्म आ जाएगा, लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी चाहिए। और दूसरा है गिव अप करना, कि मतलब कर रहे हैं, लग रहा है कि नहीं होगा, फिर भी किए जा रहे हैं, हार नहीं मानना है, बस वो गिव अप नहीं करते और बस करते रहते। एग्जाम के अंतिम दिन तक जब मैं बताया प्रैक्टिस कर रहा था, इतने बुरे बुरे मार्क्स मुझे खुद के लगते थे, बन ही नहीं रहा है DI, ना कॉम्प्रिहेंशन पूरा सॉल्व नहीं होता है, 5 का 5 बनता ही नहीं था, लेकिन ठीक है फिर भी कर रहे हैं, गिव अप नहीं करते, बस लगे रहो, कहीं ना कहीं सफलता मिल ही जाती। बस तो यही काम किया मेरे केस में, लगातार लगातार करता है। तो हम आपकी सबकी तरफ से और कणाद परिवार की तरफ से, कणाद परिवार के सदस्य हैं सौरभ जी, उनको फिर से बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं किया, और आशा करते हैं कि आप लोग भी मतलब ये सब जो किया जा रहा साक्षात्कार का, इसका यही प्रयोजन है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त सब करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ दिक्कत रह जाती है, कोई ना कोई एक बात, 2-3 कुछ भी अगर आपके जीवन में काम आ सकती है, आपकी तैयारी में काम आ सकती है, स्ट्रेटेजी में काम आ सकती है, आपके मोटिवेशन में, तो उन सब को लेके ही हम ये सब विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि आपको क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, लेकिन हमें ये लग रहा है कि यदि हम आप सबकी परेशानियों को अगर रख पाए यहाँ पे, तो हो सकता है कि कोई ना कोई बात आपके प्रयोजन में आ जाए। फिर भी अगर आपको लगा कि हम आपकी बातों को नहीं रख पा रहे हैं, कोई पार्ट ऐसा है, तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। हम आगे के जो भी इंटरव्यू होंगे उनमें उन चीज़ों को रखने का प्रयास करेंगे। और फिर बहुत सारी शुभकामनाएं सूरज जी को, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।